हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड 2023 की एक सीरीज़ दी जा रही है जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास दोनों हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दिए जा रहे हैं। तो ये जो हमारी परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ है इसमें हम लोग अभी इस वीडियो में 12th क्लास को कवर कर रहे हैं। तो 12th क्लास की इसमें हम लोग हिंदी देखने वाले, जो कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, तो जो हिंदी का पेपर होगा हमारा 2023 का वो होगा 80 मार्क्स का, जिसमें से 32 मार्क्स के हमारे क्या पूछे जाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे 32 मार्क्स के। तो ये जो 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 12th क्लास के 2023 में से कुछ चैप्टरों को कम किया गया है। ये वो चैप्टर है, और भाग 2 में से सहर्ष स्वीकारा हट गया है, 9 चैप्टर गजल हट गया है, और 15 चार्ली चैपलन यानी हम सब ये हट गया है, और 16 यानी नमक हट गया है, और बेतान भाग 2 में से डायरी के पन्ने ये हट गया है। तो इतने चैप्टर 2023 में क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट है जिस पे आप गूगल पे सर्च करके बलास्ट कोचिंग क्लासेस जैसी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है कि ये क्लास वाइज 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th ये चारों क्लासों के सारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और इसके ऊपर जब भी आओगे तो एक हमारा टारगेट है 500 के। ठीक है, उस टारगेट को अचीव करवाने में हमारी हेल्प ज़रूर करना। ठीक, अगर हम और ऊपर जाते हैं तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके ऊपर 10.6 के सब्सक्राइबर अभी हैं। बलास्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से ये चैनल है। इस पर जैसे ही आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो ये हमने 10th क्लास की परीक्षा बोर्ड 2023 का प्लेलिस्ट बना करके रखी है, और ये 12th क्लास परीक्षा बोर्ड 2023 की प्लेलिस्ट बना करके रखी है। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमको किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता देना, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो सारी वीडियो आपको दे पाएँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला। तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव से ही हम लोगों को स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव। तो जो हमारा कविताएं हैं उसमें हम पहला आत्म परिचय की कविता देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आत्म परिचय है उसका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें फर्स्ट है हमारा हरिवंश राय बच्चन की श्रेष्ठ रचना है। तो इनकी श्रेष्ठ रचना क्या है, मधुशाला। दूसरा है बच्चन ग्रंथावली को खंडों में विभाजित किया गया है, तो इसको कितने खंडों में किया गया है, 10। तीसरा है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में लिए फिरता हूँ, तो फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। चौथा है आत्म परिचय से लिया गया है, तो आत्म परिचय किससे लिया गया है, निशा निमंत्रण गीत संग्रह से लिया गया है। पांचवा हमारा बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में मस्तानापन पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो जो हमारा मध्यकालीन फारसी के कवि उमर ख्वाब का मस्तानापन पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है छठवां बच्चे में होंगे, तो बच्चे किस में होंगे, प्रत्याशा में होंगे। इसके बाद में दूसरा है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं के कवि हैं, तो क्या भूलूं क्या याद के कवि कौन है, तो इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। दूसरा है हमारा हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन में हुआ, तो इनका जन्म किस सन में हुआ, 27 नवंबर 1907 में हुआ। तीसरा है हमारा बच्चन के साहित्य में कविता का विशेष गुण पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड का, तो आ जाएगा सहजता और संवेदनशीलता। इसके बाद में अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इससे किसको सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन को। पांचवा है हेमलेट जनगीता मैकबेथ का अनुवाद किया है, तो ये किसने किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन ने। छठवां है कवि किसका भार लिए फिरता है, तो कवि किसका भार लिए फिरता है, जगजीवन का भार लिए फिरता है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर है हमारा पतंग, जो कि लिखा हुआ है आलोक धनवा ने। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव को आपको जब भी आप फ्री हो तब आपको एक बार ज़रूर देख लेना है, जिससे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएं, या फिर आप कोई सा काम कर रहे हो ऐसा कि जिसमें मतलब आप बुक लेकर के पढ़ नहीं सकते हो पर सुन सकते हो, तो आप इनको जरूर सुन लेना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका उचित शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है दुनिया का सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है, तो दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है, पतंग। दूसरा क्वेश्चन है पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, तो इसकी जो पतली कमानी होती है वो किसकी बनी होती है, बांस की। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा बच्चे को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, तो बच्चे किसको नरम बनाते हुए, छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथा शरद ऋतु को पार करते हुए आई, तो शरद ऋतु
किसको पार करते हुए आई? पुलों को पार करते हुए आई। पांचवा है बच्चे जन्म से ही अपने साथ लेकर आते हैं। तो बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास जैसे मतलब हल्के होकर के आते हैं, या वो कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। तो पहला हमारा बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं। तो ये क्या है? सत्य। दूसरा सबसे तेज बौछारों का मास भादों होता है। तो ये क्या है? सत्य। तीसरा है शरद साइकिल चलाता हुआ आया। तो ये भी कैसा है? सत्य। चौथा क्वेश्चन है हमारा पतंग कविता के रचयिता कुंवर नारायण है। तो ये कैसा है? असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है आलोक धनबा बिहार के कवि हैं। तो ये भी कैसा है? सत्य। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन अज्ञेय द्वारा संपादित 1951 में हुआ। तो अज्ञेय द्वारा संपादित 1951 में क्या हुआ? दूसरा तार सप्तक। दूसरा रघुवीर सहाय का जन्म हुआ। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? तो 9 दिसंबर 1929 को कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। तो इसके महत्वपूर्ण स्तंभ कौन है? रघुवीर सहाय। चौथा हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ। तो इसका क्या आएगा? शक्तिवान। नेक्स्ट है पांचवा सोचिए बताइए आपको होकर कैसा लगता है। तो ये कैसा? अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है। अगला है हमारा सत्य असत्य कथन छांटिए और लिखिए। तो इसमें पहला है हमारा हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो ये कैसा है? सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कैसा? सत्य। तीसरा सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संकलन है। तो ये भी कैसा है? सत्य है। चौथा है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक छोटी तस्वीर। तो ये क्या है? असत्य है। पांचवा है एक कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए यह पाठ लिखा गया है। तो ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें है शमशेर बहादुर सिंह को उनके साहित्य के लिए से सम्मानित किया गया। तो किससे किया गया? कबीर सम्मान से। दूसरा शमशेर बहादुर सिंह की पहचान कवि के रूप में है। तो किसके रूप में है? बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तीसरा ऊषा कविता सूर्योदय के ठीक के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। तो ये क्या है? ऊषा कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। चौथा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसी हो। तो इसका आंसर हमारा क्या है? तो ये हिल रही है। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। नेक्स्ट है पांचवा शमशेर बहादुर कवि हैं। तो शमशेर बहादुर किसके? हिंदी तथा उर्दू के कवि। उसके बाद में अगला है हमारा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला है नीला शंख में निम्न अलंकार का प्रयोग है। तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? श्लेष। दूसरा है ऊषा का तात्पर्य है। तो ऊषा का तात्पर्य किससे? सूर्योदय से ठीक पहले का समय। नेक्स्ट है इसके बाद में तीसरा ऊषा का जादू टूटता है। तो इसका मतलब क्या है? सूर्योदय के पश्चात। नेक्स्ट है चौथा झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका क्या है? झिलमिल का शाब्दिक अर्थ है मचलती हुई। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा किसी की में अलंकार है। तो किसी की में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में अगला है हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न। उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा इसमें बादल राग कविता में सुखों की बताया गया है। तो क्या बताया गया है? अस्थिर। दूसरा है होने पर निम्न वर्ग को हमेशा लाभ होता है। तो क्या होने पर निम्न वर्ग को हमेशा लाभ होता है? क्रांति होने पर निम्न वर्ग को हमेशा लाभ होता है। तीसरा है क्रांति रूपी बादलों का आवाहन अधीरता के साथ करता है। तो अधीरता के साथ कौन आवाहन करता है? किसान। चौथा है अस्थिर सुख पर सदैव की छाया छाई रहती है। तो किसकी छाई रहती है? दुख की छाया छाई रहती है। पांचवा है बादल राग के कवि हैं। तो बादल राग के कवि कौन है? निराला। उसके बाद में अगला है सत्य असत्य कथन छांट करके लिखिए। तो पहला है हमारा शैशव का सकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है। तो क्या है? सत्य है। दूसरा है अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन है। तो ये भी कैसा है? सत्य है। तीसरा है विप्लव रब से छोटी ही शोभा पाते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। चौथा है कवि निराला छायावादी कवि है। तो ये भी कैसा है? सत्य है। पांचवा बादल राग कविता परिमल संग्रह से ली गई है। तो ये कैसा है? असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वास्तुनिष्ठ प्रश्न। लक्ष्मण मूर्छा से ये हमारा लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास का जन्म में माना जाता है। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका जन्म कहाँ माना जाता है?
1532 बांदा उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में माना जाता है। उसके बाद में अगला है दूसरा क्वेश्चन, रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य है। तीसरा है तुलसी का बचपन का नाम था, तो इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। चौथा है तुलसी का बचपन बीता, तो तुलसी का बचपन कैसे बीता? कष्टमय बीता। पांचवा है तुलसीदास भक्ति काल की सगुण भक्ति के कवि हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? कौन सी भक्ति के? ये राम भक्ति के। नेक्स्ट है छठवां, धूप कहीं अवधूत कहो, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? तुलसीदास की। नेक्स्ट है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि किस काल में हुए? तो किस में हुए? भक्ति काल में। दूसरा है तुलसी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? तो किस में लिखी? अवधी भाषा में। तीसरा है तुलसी के माता पिता का नाम क्या था? तो तुलसी की माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्मराव दुबे था। चौथा है तुलसी के गुरु कौन है? तो इनके गुरु तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। पांचवा है वहाँ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। यह पंक्तियां क्या है? तो ये क्या है? चौपाई छंद है। उसके बाद में अगला है हमारा फ्राक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। तो इसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो उच्च शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है फ्राक गोरखपुरी का मूल नाम था, तो इनका क्या था? रघुपति सहाय। दूसरा है साधु की कुटिया रचना विधा के अंतर्गत आती है, तो ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये उपन्यास के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है तीसरा, तो तीसरा है रुबाइयाँ में रस की प्रधानता है, तो रुबाइयाँ में कौन से रस की प्रधानता है? तो ये आ जाएगा वात्सल्य रस की। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, रस की पुतली से शायर का तात्पर्य है, तो क्या है? नन्ही बच्ची। नेक्स्ट है पांचवा, रुबाइया कविता के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? शायर फ्राक गोरखपुरी। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित में सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कायस्थ परिवार में हुआ, तो ये कैसा? सत्य है। दूसरा है चांद का टुकड़ा का शाब्दिक अर्थ बहुत प्यारा है, तो ये भी कैसा? सत्य है। तीसरा है दिवाली की शाम घर पुते और सजे, तो ये कैसा? सत्य है। चौथा है गुल नगमा के लिए फ्राक गोरखपुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कैसा? सत्य है। चौथा है पाठ में फ्राक की कविता में एक भी गजल शामिल नहीं है, तो ये कैसा? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है छोटा मेरा खेत, तो इसका पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है छोटा मेरा खेत, तो ये कैसा? चौकोना। दूसरा है नभ में पाती बंधे बगुले के पंख चुराए लिए जाती वे, तो इसका क्या है? चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। तीसरा है कवि उमाशंकर जोशी की भाषा की है, तो कवि उमाशंकर जोशी की भाषा कैसी है? सामान्य बोलचाल की है। चौथा है अक्षय का शाब्दिक अर्थ है, तो अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या है? कभी ना नष्ट होने वाला क्या होता है? अक्षय। पांचवा है उमाशंकर जोशी को 1967 में दिया गया, तो इन्हें क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उसके बाद में अगला है निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य लिखिए। तो ये क्वेश्चनों को आपको बार बार पढ़ लेना है, जिससे कि आपको ये क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। जितनी बार आप ये वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ताकि आपको बार बार याद हो जाएंगे। पर याद रखना एक ही साथ मत देख लेना, जिससे एक बार आज देख ली फिर 2-3 दिन बाद देखना, कि जब आप ये भूलने लगो तब देखना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है छोटा मेरा खेत में कवि ने अपने को कृषक कहा है, तो ये क्या है? सत्य है। दूसरा विश्व शांति गंगोत्री उमाशंकर जोशी की प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये कैसा? सत्य है। तीसरा उमाशंकर जी को राज्यसभा का सदस्य नामजद किया गया है, तो ये क्या है? सत्य है। चौथा है अलौकिक का शाब्दिक अर्थ सामान्य जन से है, तो ये कैसा है? असत्य है। पांचवा रचना के संदर्भ में अधड़ विचारों की संवेदना है एवं प्रेरणा का स्रोत है, तो ये कैसा है? सत्य है। उसके बाद में अगला है नेक्स्ट है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, तो ये हमारे गद्यांश से लिया गया है। ठीक है। तो इसमें पहला है महादेवी वर्मा की कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा किसकी कवित्री हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? छायावाद की कवित्री हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा में हुई, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर के मिशन स्कूल में। तीसरा है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा हैं, तो ये सब क्या है? काव्य संकलन है। चौथा है श्रृंखला की कड़ियां हैं, तो श्रृंखला की कड़ियां क्या है? तो ये निबंध संग्रह है। पांचवा है भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध है, तो ये इनका क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र।
छठवां है भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण था। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला है महादेवी वर्मा का जन्म सन में हुआ, तो कब हुआ? 26 मार्च 1907 में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है दूसरा भक्तिन का वास्तविक नाम है, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी है। उसके बाद में नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताओं में भाषा, तो इनकी प्रारंभिक कविताओं में भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। उसके बाद में अगला है चौथा क्वेश्चन, 1943 में कवित्री महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा है भक्तिन की वेशभूषा, तो कैसी है? गृहस्थ एवं बैरागी। उसके बाद में अगला है बाजार दर्शन, तो इसका पहला क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार हैं, तो जैनेन्द्र कुमार क्या है? एक मनोवैज्ञानिक कथाकार है। उसके बाद में अगला है परख, सुनीता, त्यागपत्र एवं कल्याणी गद्य की विधा के अंतर्गत आते हैं, तो किसके अंतर्गत आते हैं? उपन्यास गद्य की विधा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है जैनेन्द्र की भाषा रूप में दिखाई देती है, तो ये कैसे रूप में दिखाई देती है? 2 रूपों में दिखाई देती है। उसके बाद में अगला है बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण है, तो इनका एक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है निबंध। नेक्स्ट है पांचवा कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार की पहचान अत्यंत के रूप में है, तो किसके रूप में है? गंभीर चिंतक के रूप में। उसके बाद में लास्ट है हमारा छठवां बाजार में जाना चाहिए, तो बाजार में कब जाना चाहिए? जब मन कैसा हो? खाली हो, जब मन खाली ना हो। किसी भी तरह की मतलब PDF या फिर जो आपकी वीडियोस वगैरह हैं या फिर जो आपको नोट्स वगैरह हैं उनकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको हमारी वेबसाइट पे से मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है, स्पेलिंग देख लेना BALLAST। तो जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं तो आपको नीचे की तरफ आप स्क्रॉल कराएंगे तो आपको जो पहली लिंक मिलती है ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस होम करके, तो इसको आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे हो गई है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, इसको आपको स्क्रॉल कराना है और स्क्रॉल कराते हुए सबसे नीचे आ जाना है। आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग एक हमने टारगेट रखा हुआ है 500 के, तो उसको आप हमें कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको इसकी और ज़्यादा चीज़ें कैसी हो जाएँ? अच्छी मिलती जाएँ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, तो सबसे लास्ट में नीचे जैसी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे लिंक है टेलीग्राम चैनल की, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर लेना। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं, जैसे अभी आप 12th क्लास का हिंदी चाहते हैं तो आप क्या करना, इसमें 12th क्लास की हिंदी के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक साथ। आपको इसको ऊपर कराना है। अब ये 12th क्लास का हमारा हिंदी का पूरा कोर्स ओपन हो गया है और इसमें आपको देखना है स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको NCERT की बुक, NCERT बुक की वीडियोस, कम किया गया ब्लूप्रिंट, स्लैब, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और साथ में IMP क्वेश्चन और अभी परीक्षा बोर्ड, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग NCERT की बुक को ओपन करते हैं, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे NCERT की बुक, तो नया पेज हमारा ओपन हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से हुआ है। इसको हमने ऊपर स्क्रॉल कराया तो ये है हमारा आरोह भाग 2 की बुक। ये पेज लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होगा तो यहाँ पे ये आपकी एक PDF ओपन हो जाएगी। इस PDF को आप चाहो तो यहीं पर देख सकते हो, अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये आपकी PDF ओपन होगी, ठीक। इसको अगर आप यहीं पे ऐसा स्क्रॉल कराओगे तो ये PDF आपकी आगे को ओपन होती जाएगी और ऊपर जाओगे तो ये आपको बितान मिल जाएगी। तो ऐसे ही करके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी आप लोगों को हमने बताई, वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए हो तो सबसे नीचे बॉटम में आकर के 9th क्लास, 10th, 11th, 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। टेलीग्राम को आपको ज़रूर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आती है। वेबसाइट पे से आपको सारी वीडियोस और PDF मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, सत्य सत्य कथन छांट करके लिखिए। पहला है लोग संयमी भी होते हैं, यह वाक्य औपचारिक वाक्य है, तो ये कैसा है? सत्य। दूसरा है बाजार में एक जादू है, यह वाक्य अनौपचारिक वाक्य है, तो ये कैसा है? असत्य। तीसरा है महिमा का मैं कायल हूँ, यह वाक्य अनौपचारिक वाक्य है, तो ये सत्य है। चौथा है बाजार है कि शैतान का जाल है, यह वाक्य अनौपचारिक वाक्य है, तो ये चौथा भी कैसा है? सत्य है। पांचवा है बाजार दर्शन की व्याख्यात्मक एवं विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ, तो ये कैसा है? सत्य है। छठवां है हमारा
परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा 13 चैप्टर काले मेघा पानी दे। तो इसका पहला है हमारा क्वेश्चन, उचित शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर के आने की सूचना देती थी। तो किसके आने की सूचना देती थी, इंद्र सेना के आने की सूचना देती थी। अगला है दूसरा, लेखक धर्मवीर भारती पर बचपन में किसके संस्कार थे, तो किसके थे, आर्य समाज के थे। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, तो तीसरा है प्यास के मारे मरने लगते। तो इसका क्या आएगा, ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते। चौथा है धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में। पांचवा है धर्मवीर भारती को सम्मान मिला था, तो इनको कौन सा मिला था, पद्मश्री सम्मान मिला था। अगला है सत्य असत्य कथन छांट करके लिखिए। और इसका पहला है काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। दूसरा है मेढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती थी, तो ये कैसा है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, तो तीसरा लेखक धर्मवीर भारती इन मेढक मंडली वालों की उम्र से बहुत बड़ा था, तो ये कैसा है, असत्य है। तीसरा है लेखक अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, तो ये क्या है, सत्य है। पांचवा है इंद्र सेना का अर्थ मेढक मंडली होता है, तो ये कैसा है, सत्य है। अगला है पहलवान की ढोलक, तो ये किसने लिखा हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। और इसका पहला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगान बिहार में हुआ। जो औराही हिंगना है बिहार में, वहाँ पे हुआ। दूसरा है मैला आंचल प्रसिद्ध कृति है, तो ये मैला आंचल प्रसिद्ध कृति क्या है, उपन्यास है। दूसरा है पहलवान की ढोलक के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, रेणु रचनावली के खंडों में विभाजित किया गया है, तो कितने में किया गया, 5 खंडों में विभाजित किया गया। पांचवा है शेर के बच्चे का असल नाम, तो शेर के बच्चे का असल नाम क्या था, चांद सिंह। छठवां है लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था, तो चांद सिंह को हराया था। उसके बाद में अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है लुट्टन के माता पिता कितनी उम्र में चल बसे, तो कितनी में चल बसे, 9 वर्ष की उम्र में चल बसे। उसके बाद में अगला है लुट्टन का खान पान कैसा था, तो 2 सेर रसगुल्ला 8-10 पान की गिलोरियां। नेक्स्ट है तीसरा, चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया, तो पहले मुस्कुराया फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। इसके बाद में अगला है फणीश्वर नाथ रेणु को किस प्रकार से सम्मानित किया गया, तो इनको किस प्रकार से किया गया, पद्मश्री से। उसके बाद में अगला है फणीश्वर नाथ रेणु किस परिवेश को लेकर पहलवान की ढोलक लिखी, तो ग्रामीण परिवेश को। छठवां है पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो कितने थे, 2 पुत्र थे। अगला है शीरीष के फूल, तो इसका पहला है क्वेश्चन हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कलित निबंध शीरीष के फूल लेखक के संग्रह से उद्घृत है, तो ये किससे है, कल्पलता से। नेक्स्ट है दूसरा, बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्र लेखा और पुनर्वता एवं अनाम दास का पोथा है, तो इसका आंसर क्या है, ये क्या है, उपन्यास है। तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में से सम्मानित किया गया, तो किससे किया गया, पद्म भूषण से। अगला है चौथा क्वेश्चन, शीरीष की भांति है, तो शीरीष की भांति क्या है, तो ये संसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठता हुआ सन्यासी। पांचवा है अनासक्त का शाब्दिक अर्थ है, तो अनासक्त का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका विषय भोग से ऊपर उठता हुआ क्या होता है, अनासक्त होता है। नेक्स्ट है छठवां, अवधूत है, तो ये क्या है, शीरीष के फूल। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य कथन छांट करके लिखिए। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है द्विवेदी जी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है शीरीष के फूल, यह एक ललित निबंधों की श्रेणी में आता है, तो ये कैसा है, सत्य है। चौथा है शीरीष वास्तव में अवधूत की भांति धूप वर्षा आंधी लू में सरस रहता है। आज देश में मारकाट लूटपाट खून खच्चर में जो स्थिर रह सकता है वह शीरीष गांधी हैं, जो वायुमंडल के रस खींचकर कोमल और कठोर हो सकता है।
तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो कैसा? असत्य। छठवां है शीर्ष के फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इसके ऑब्जेक्टिव है बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म में हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 14 अप्रैल 1981 नहीं सॉरी बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में 1891 में हुआ। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका ने इन्हें की उपाधि प्रदान की, तो किसकी उपाधि प्रदान की? पीएचडी की। तीसरा है उद्धार के समर्थक थे, तो कौन थे? जो शोषित वर्ग उद्धार के समर्थक थे। नेक्स्ट है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को से सम्मानित किया गया, तो इन्हें किससे सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद में अगला है जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशे में बांधती है, तो ये क्या है इसका आंसर? जीवन भर एक पेशे में बांधती है। अगला है सही जोड़ी बनाइए, तो पहला है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तो ये क्या थे? भारतीय चिंतकों में से एक थे। दूसरा है बोधिसत्व, तो ये क्या है? सम्मान है। नेक्स्ट है मूक नायक, तो मूक नायक क्या है? रचना है। नेक्स्ट है कोलंबिया अमेरिका ने, तो कोलंबिया अमेरिका ने क्या? पीएचडी की उपाधि प्रदान की थी बाबा साहेब को। नेक्स्ट है शोषित वर्ग के उद्धारक के, तो ये क्या थे? इसके समर्थक थे। उसके बाद में अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसमें पहला है हमारा इस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रेम मार्गी। उसके बाद में अगला है दूसरा, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया, तो इसका क्या आएगा? निर्गुण भक्ति धारा। तीसरा है इस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी, तो इसका क्या आएगा? सगुण भक्ति। चौथा है इस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी, तो इसका क्या आएगा? राम भक्ति शाखा। पांचवा इस शाखा के कवि ने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी, तो इसका क्या आएगा? कृष्ण भक्ति शाखा। छठवां आदिकालीन काव्य की भाषा थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? डिंगल पिंगल भाषा थी। उसके बाद में अगला है हिंदी साहित्य के इतिहासकार में स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये किसका कहलाता है? भक्ति काल का। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है भक्ति काल साहित्य में भावना की प्रधानता थी, तो किसकी? भक्ति की भावना की प्रधानता थी। दूसरा है भक्ति कालीन की कविता भी सगुण भक्ति धारा और भक्ति धारा में विभाजित हो गई, तो किसमें? इसका आंसर आएगा निर्गुण। उसके बाद में तीसरा है भक्ति काल में चिंतन की प्रधानता थी, तो इसका आंसर क्या आएगा? धार्मिक। चौथा है भक्ति काल के काव्य में की प्रतिष्ठा हुई, तो किसकी हुई? तो इसका आंसर आ जाएगा रहस्यवाद। उसके बाद में अगला है पांचवा निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं, तो इसकी मुख्य शाखाएं कितनी है? 2। उसके बाद में नेक्स्ट है उचित संबंध की जोड़ियां बनाइए, तो जो हमारा पहला है वो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है? तो ये कबीर। दूसरा है हमारा प्रेम मार्गी शाखा के कवि, तो ये कौन है? जयसी। नेक्स्ट है राम भक्ति शाखा के कवि, तो ये कौन है? तुलसीदास जी। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कौन है? सूरदास जी। और उसके बाद में अगला है निर्गुण ब्रह्म की उपासना, तो ये कौन है? ज्ञान मार्गी शाखा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वास्तविक प्रश्न, जिसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारा संवाद लेखन से टॉपिक लिया गया है। तो पहला नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। दूसरा है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका क्या है? उत्साह। तीसरा है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मात्रिक छंद कहलाते हैं। चौथा है नभ का अर्थ है, तो नभ का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आकाश। इसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो इसका पहला है कहानी का केंद्रीय बिंदु, तो ये क्या है? कथानक। नेक्स्ट है चौपाई छंद, तो चौपाई छंद क्या है? 16-16 मात्राएं होती। नेक्स्ट है तत्सम, तो तत्सम क्या है? संस्कृत के मूल शब्द। उसके बाद में अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला हमारा शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण
और प्रसाद गुण। दूसरा है दूसरा घर कर लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है दूसरा विवाह कर लेना। नेक्स्ट है चौथा, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, तो ये क्या है? असत्य। उसके बाद में अगला है करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है प्रिय प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव है मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन में हुआ। तो मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म किस सन में हुआ? तो 9 अगस्त सन 1933 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। उसके बाद में दूसरा है सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत यानी वाई.डी. पंत की शादी के दिन का वर्णन है, तो किसका है? 25वीं सालगिरह का। उसके बाद में अगला है तीसरा क्वेश्चन, यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले जाते हैं, तो दफ्तर से निकल कर के पहले कहाँ जाते हैं? तो वो बिड़ला मंदिर जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ है, तो सब्स्टिट्यूट का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प। पांचवा है दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन को हृदय गति के रुक जाने से हुआ, तो ये इनका कब हुआ? तो 30 मार्च सन 2006 में। छठवां है सिल्वर वेडिंग कहानी के प्रमुख पात्र हैं, तो कौन है? यशोधर बाबू। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चलती है, तो ये कैसा है? सत्य है। दूसरा सिल्वर वेडिंग, यह उत्सव विवाह के 25 वर्ष होने पर मनाया जाता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा बदतमीज का शाब्दिक अर्थ शिष्ट व्यवहार से है, तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा है श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी में सम्मानित किया गया, तो ये कैसा है? सत्य है। पांचवा है मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही एवं जमीन आसमान जैसे धारावाहिक लिखे, तो ये कैसा है? सत्य है। नेक्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आनंद यादव का पूरा नाम था, तो इनका क्या था? आनंद रतन यादव। दूसरा आनंद यादव के विख्यात साहित्यकार थे, तो किसके विख्यात साहित्यकार थे? मराठी के। तीसरा है जूझ गद्य की विधा के अंतर्गत आती है, तो ये किस विधा के अंतर्गत आती? कहानी के। नेक्स्ट है चौथा, कहानी जूझ एक की झांकी है, तो ये एक किसकी झांकी है? तो एक ग्रामीण किसान के शिक्षा प्राप्ति के लिए लालाहित पुत्र संघर्ष की। उसके बाद में पांचवा है पसीना छूटना का शाब्दिक अर्थ है भयभीत होना। छठवां है जूझ पाठ के लेखक हैं, तो इसके कौन है? आनंद यादव। सातवां है सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो क्या पढ़ाने आते थे? मराठी। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है विख्यात साहित्यकार, तो इसका क्या हो जाएगा? मराठी भाषा। दूसरा है कादम्बरी व झाबी, तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये है रचनाएं। उसके बाद में नेक्स्ट है आरोह अवरोह, तो ये इसका क्या हो जाएगा? स्वर को भावानुसार कम या ज़्यादा करना। नेक्स्ट है कंडे, तो इसका क्या हो जाएगा? तो पशुओं के गोबर से बने उपले। नेक्स्ट है संस्मरण, तो ये क्या है? पुरानी बातों की याद। उसके बाद में अगला है अतीत के दबे पांव, तो इसका पहला है हमारा अतीत के दबे पांव का सम्मिलित रूप है, तो ये किसका है? यात्रा वृत्तांत एवं रिपोर्टाज का। दूसरा है ओम थानवी में राजस्थान के जयपुर से निकलने वाली पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र से अपना पत्रकार जीवन की शुरुआत की, तो किससे की? इतवारी। तीसरा है सार्क लिटरेरी अवार्ड तथा बिहारी पुरस्कार से को सम्मानित किया, तो किसको किया? ओम थानवी को। चौथा है 25 फुट सबसे ऊंची चबूतरे पर है, तो ये क्या है? बौद्ध स्तूप। पांचवा है अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है? प्राचीन काल के अवशेष। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है ओम थानवी, तो ये किसको मिलेगा? अतीत के दबे पांव। दूसरा है पत्रकारिता के लिए, तो ये कौन है? राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। तीसरा है अराजकता का शाब्दिक अर्थ, तो ये क्या है? अशांतिक अवस्था। चौथा है सिंधु सभ्यता, तो इसका क्या हो जाएगा? संपन्न। पांचवा सिंधु घाटी के लोग, तो इसका क्या हो जाएगा? कला या सुरुचि को महत्व।
उसके बाद में है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद में अगला है सत्य असत्य का चयन कीजिए। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो ये कैसा है? सत्य है। उसके बाद में अगला है जो हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इससे पुराने पेपर नहीं पढ़ने हैं। 2022 का ही आपको पेपर पढ़ना है, हिंदी का, और 2022 का इंग्लिश का। इन दोनों सब्जेक्टों में इनसे पुराने पेपर नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो आपके वेस्टेज हैं। आपका लास्ट ईयर ही कोर्स बदला था, तो जिसकी वजह से और पुराने पेपरों पे फोकस नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। दूसरा है धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। तीसरा है बाजार कब जाना चाहिए? तो बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। नेक्स्ट है चौथा, लुट्टन पहलवान ने हराया था। तो लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? चांद सिंह को। पांचवा है जूझ पाठ के लेखक है। तो जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव। छठवां है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सी है? विजुअल, नेट और वाइट, यानी उपरोक्त सभी। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है बच्चे में होंगे। तो बच्चे किस में होंगे? प्रत्याशा में। दूसरा है भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो क्या था? लक्ष्मी। तीसरा है सौंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे। क्या पढ़ाने आते थे? मराठी। तीसरा है नाटक में पात्रों की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव है। तो क्या है? उत्साह। नेक्स्ट है जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते हैं? मात्रिक। सातवां है नभ का अर्थ है। तो नभ का अर्थ क्या है? आकाश। नेक्स्ट है उचित संबंध जोड़ियां बनाइए। तो जो पहली संबंध जोड़ी है वो है हमारी बात की चूड़ी मर जाना। तो ये किसको मैच करेगा? तो ये करेगा बात का प्रभावहीन हो जाना। फिर दूसरा है हमारा अवधूत। तो ये अवधूत किसको मिलेगा? तो ये आएगा हमारा शीरीष के फूल को। नेक्स्ट है तीसरा सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग किसको मिलेगा? यशोधर बाबू। नेक्स्ट है कहानी के केंद्रीय बिंदु। तो कहानी के केंद्रीय बिंदु क्या थे? कथानक। नेक्स्ट है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद क्या है? तो इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है तत्सम। तो ये संस्कृत के मूल शब्द जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम। अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के पश्चात उषा का जादू टूटता है। दूसरा है पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। तीसरा है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। चौथा, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो 15 से 30 मिनट। नेक्स्ट है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, माधुर, ओज और प्रसाद। नेक्स्ट है दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका दूसरा विवाह कर लेना। सातवां, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो जिन शब्दों की क्रियाओं की विशेषता का बोध कराया जाता है या बताया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है हमारा सत्य असत्य लिखिए। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो ये क्या है? सत्य। दूसरा है शीरीष के फूल संस्कृति साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। तो ये क्या है? असत्य। तीसरा है राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। तो ये क्या है? सत्य। चौथा, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो ये कैसा है? असत्य है। पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो ये भी कैसा है? असत्य। छठवां, प्रिया बहुत बातूनी है। मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? असत्य है, क्योंकि बातूनी तो ये है, बहुत जो है वो क्रिया विशेषण। उसके बाद में ये आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ये आपको 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन भी हम लोग बता देंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सारा कुछ कराया था, तो इस बार भी करा देंगे। जो हमारा यूट्यूब है उसके ऊपर 10.6 के सब्सक्राइबर हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको प्लेलिस्ट में जा करके ये परीक्षा बोर्ड के सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट देख लेना है। जिस जिस सब्जेक्ट का चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम जल्दी से जल्दी उसको ला करके देंगे। और बहुत जल्दी आपकी एक और सीरीज आने वाली है जो कि 2023 के क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव की होगी। उसके बाद में अगर कमेंट ज़्यादा आते हैं तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ऐसी इनकी सीरीज आती जाएगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।